नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी सोच जो हजारों साल से इंसान के दिमाग में बैठी हुई है कि कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ लोग नीचे। लेकिन सवाल यह है कि ये सोच आई कहां से? क्या यह भगवान ने बनाई थी या फिर ये सिर्फ इंसानों की अपनी चालाकियां थी, ताकि कुछ लोग हमेशा राज करते रहें और बाकी लोग हमेशा उनके नीचे रहें। आज के टाइम में कास्ट या जाति का कॉन्सेप्ट सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं है। हर सोसाइटी ने अपने तरीके से लोगों को डिवाइड किया है। किसी ने रिलीजन के बेसिस पर, किसी ने रेस के बेसिस पर और किसी ने बर्थ के बेसिस पर। लेकिन असल में ये कास्ट सिस्टम की शुरुआत कब और क्यों हुई? क्या ये सब नेचुरल था, जैसे जंगल में शेर और हिरन अलग अलग रोल प्ले करते हैं, या फिर ये कोई वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग जो इंसानों ने खुद बनाई थी? अब जरा ये भी सोच कर देखिए कि अगर कास्ट सिस्टम एक इंडियन चीज है तो फिर जापान में समुराई क्यों थे, यूरोप में सर्फडम यानी दास्तां क्यों थी, और अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स में अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिसेस क्यों देखने को मिलते हैं? एक शॉकिंग बात यह भी है कि ऑक्सफोर्ड के एक आर्टिकल में लिखा है कि कास्ट सिस्टम सिर्फ एक हिंदू रिलीजियस आइडिया नहीं है, बल्कि हर कल्चर ने अपने अपने तरीके से एक कास्ट जैसा सिस्टम डेवलप किया है। लेकिन इंडिया में ये सिस्टम सबसे ज्यादा रिजिड क्यों बन गया? क्या इसके पीछे रिलीजन था, इकोनॉमी थी या फिर पॉलिटिक्स थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कास्ट इंसानों ने बनाई है तो क्या इंसान इसे तोड़ भी सकते हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम कास्ट सिस्टम को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे कि ये सोच आई कहां से थी, इसे किसने बनाया था और आज भी ये इतनी पावरफुल क्यों है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज जो आप कहानी सुनने वाले हो वो आपके दिमाग की पुरानी सभी तस्वीरों को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले, जब ना कोई मंदिर था, ना मस्जिद, ना कोई चर्च हुआ करता था, इंसान बस छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, जंगल में शिकार करते थे, फल तोड़कर खाते थे और आग जलाना सीख रहे थे। उस टाइम भी क्या सभी लोग एक जैसे थे? नहीं दोस्तों। एंथ्रोपोलॉजिस्ट शब्द आपने सुना होगा। ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो पुराने ह्यूमन सोसाइटीज को स्टडी करते हैं। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक पैटर्न नोटिस किया कि हर ट्राइब में नेचुरली कुछ लोग लीडर बन गए, कुछ लोग शिकार में एक्सपर्ट बन गए और कुछ लोग बस सिंपल गैदरिंग का काम किया करते थे, जिसका मतलब है कि हायरार्की तब भी मौजूद थी। लेकिन डिफरेंस ये था कि उस जमाने की हायरार्की फ्लेक्सिबल थी। अगर कोई नया आदमी ट्राइब ज्वाइन करे और वो ज्यादा स्ट्रांग हो या ज्यादा स्मार्ट हो तो वो लीडर बन सकता था। कोई भी रोल परमानेंटली फिक्स नहीं था। अब सोचो कि आखिर कब ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, कब ये सिस्टम आया जिसमें एक बार तुम्हें नीचा रख दिया गया तो फिर तुम्हारे बच्चे, पोते और अगली 7 जनरेशन भी वही नीचे के रोल में चिपक गए। ये है असली कास्ट सिस्टम का जन्म। एक रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी कहता है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ वैसे वैसे वहां से परमानेंट कास्ट लाइक सिस्टम शुरू हुए। लेकिन क्यों? क्योंकि उस समय फार्मिंग का मतलब था लैंड ओनरशिप, और जिसके पास जमीन होती थी उसके पास पावर होती थी, और जिसके पास पावर थी उसने अपने आगे आने वाली जनरेशंस के लिए ये पावर सिक्योर करने की कोशिश की। सोचो, पहले जब इंसान जंगल में रहा करते थे तो सब बराबर थे, लेकिन जैसे ही इंसानों ने खेती करना शुरू किया वैसे ही उनके बीच में इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई। अब एक दूसरे पर्सपेक्टिव को देखिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेम्स स्कॉट लिखते हैं कि हायरार्की इज द प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब ये कि जैसे ही सिविलाइजेशन बनी, हायरार्की भी अपने आप पैदा हो गई। लेकिन फिर भी कास्ट जैसे रिजिड और वंशानुगत सिस्टम दुनिया की हर सोसाइटी में नहीं बना, तो फिर भारत में ये इतना रिजिड क्यों हो गया? क्या वर्ण व्यवस्था ने इस हायरार्की को परमानेंट बनाया, या फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस था जो हर जगह अलग अलग फॉर्म में आया? दोस्तों, अब चलते हैं भारत के वर्ण व्यवस्था की तरफ, ऋग्वेद के श्लोकों में लिखे हुए उस समाज के मॉडल की तरफ जो शायद कास्ट के फाउंडेशन बना। और वहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां से कास्ट एक सोच नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी बन गई। क्योंकि कास्ट सिस्टम पर होने वाले सबसे ज्यादा डिस्कशन इसी देश से जुड़े हैं। और इस कहानी की जड़ शुरू होती है एक श्लोक से, और वो श्लोक है ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। इसमें कॉस्मिक बीइंग पुरुष का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उसके बॉडी पार्ट से सोसाइटी के 4 वर्ण निकले।
ब्राह्मण का जन्म उसके मुख से हुआ है जो ज्ञान और मंत्र बोलते हैं। क्षत्रिय की उत्पत्ति उसके बाहु यानी भुजाओं से हुई है जो लड़ाई और रक्षा करते हैं। वैसे उसकी जांघों से उत्पन्न हुए हैं जो व्यापार और खेती करते हैं। उसी तरह से शूद्र का जन्म उसके पैरों से हुआ है जो सेवा और मजदूरी करते हैं। सुनने में लगता है कि एक डिवाइन डिजाइन है, एक नेचुरल ऑर्डर है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सच में डिवाइन था या फिर एक क्लीवर जस्टिफिकेशन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब हु वर द शूद्रास में लिखते हैं कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त को बाद में जोड़ा गया था। मतलब ये कि पहले वर्ण सिस्टम इतना रिजिड नहीं था। ये एक पॉलिटिकल मूव था ताकि कुछ लोगों की पावर को परमानेंट बनाया जा सके। रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियंस कहते हैं वर्ण और जाति एक ही चीज नहीं थी। वर्ण एक थियोरेटिकल मॉडल था, सोसाइटी को 4 बोर्ड क्लासेस में डिवाइड करना। जाति का मतलब था एक्चुअल बर्थ बेस्ड कम्युनिटीज जो हजारों तक पहुंच गई और रिजिड हो गई। मतलब एक तरफ एक टेक्स्ट बुक मॉडल था तो दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड का मैसी कास्ट सिस्टम। निकोलस डिक्स अपनी फेमस बुक कास्ट्स ऑफ माइंड में लिखते हैं कि वर्ण एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने इसे फिक्स करके एक परमानेंट आइडेंटिटी बना दिया था। पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, ऋग्वेद के समय वर्ण शायद ही एक रोल बेस्ड डिवीजन था, ना कि कोई वंशानुगत। मतलब अगर आप ज्ञान सीख लो तो ब्राह्मण बन सकते थे और अगर आप सोल्जर हो तो क्षत्रिय बन सकते थे। ये एक फंक्शनल कैटेगराइजेशन थी। तो फिर ये वंशानुगत और रिजिड कैसे हो गया? अंबेडकर कहते हैं कि धीरे धीरे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ने इसे लॉक कर दिया कि अब जाति तुम्हारे जन्म से फिक्स होगी, चाहे तुम्हारा टैलेंट या स्किल्स कुछ भी क्यों ना हो। अब सोचो एक सिस्टम जो शुरू हुआ एक तरह के डिवीजन ऑफ लेबर के रूप में, वही सिस्टम आगे चलकर बन गया डिवीजन ऑफ लेबरर्स। मतलब कि अब काम से ज्यादा तुम्हारा बर्थ इंपॉर्टेंट हो गया था। और ये वही पल था जब वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम में म्यूटेट हो गया था। क्वेश्चन ये है कि क्या म्यूटेशन सिर्फ भारत में हुआ या दुनिया के दूसरे कल्चर्स ने भी अपनी हायरार्की को इतना ही रिजिड बना दिया था? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा जब हम देखेंगे कि कास्ट लाइक सिस्टम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थे, बल्कि हर सोसाइटी ने अपने तरीके से इस हायरार्की को डेवलप किया था। दोस्तों अब तक हमने देखा कि भारत में कास्ट सिस्टम वर्ण और जाति के थ्रू डेवलप हुआ, लेकिन एक गलतफहमी ये है कि कास्ट सिर्फ इंडिया की यूनिक प्रॉब्लम थी। अगर हम थोड़ा और गहराई में देखें तो हर सिविलाइजेशन ने अपने तरीके से एक कास्ट लाइक सिस्टम बनाया था। नाम अलग थे, सिंबल्स अलग थे, पर लॉजिक एक ही था, कुछ लोग ऊपर और कुछ लोग नीचे। चलिए एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट इजिप्ट के। इजिप्टियंस ने सोसाइटी को एक पिरामिड्स के जैसा डिजाइन किया था। सबसे ऊपर फराहोज जो एक लिविंग गॉड थे, उसके नीचे प्रेट्स और नोबल हुआ करते थे, फिर सोल्जर्स और स्क्राइब्स, और सबसे नीचे स्लेव्स और मजदूर हुआ करते थे। और अगर एक बार आप स्लेव बन गए तो आपके बच्चे भी स्लेव ही रहेंगे। मतलब एक वंशानुगत कास्ट जैसा सिस्टम बन गया था। सोचो एक तरफ वो दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड्स बना रहे थे और दूसरी तरफ उन पिरामिड्स को बनाने वाले स्लेव्स अपनी पूरी जिंदगी धूप में जला देते थे। यूरोप के मेडिवल पीरियड में फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था। किंग्स और नोबल्स के पास लैंड होती थी। नाइट्स यानी सूरवीर उनके लिए लड़ते थे। सर्फ्स यानी किसान उनके खेतों में काम किया करते थे। सर्फ्स अपनी मर्जी से जॉब चेंज नहीं कर सकते थे। एक सर्फ के बच्चे भी सर्फ ही रहते, यानी तुम्हारे जन्म से तुम्हारी पहचान फिक्स हो जाती थी, एग्जैक्टली जैसे कास्ट सिस्टम में होती है। बात अगर जापान के समुराई हायरार्की की करें तो जापान में समुराई क्लास सबसे ऊपर था। उनके नीचे पेजेंट्स, आर्टिसंस और मर्चेंट्स थे और सबसे नीचे बुराकुमिन जिन्हें अनटचेबल्स कहते थे। उनका काम था एनिमल्स की स्किन निकालना, डेड बॉडीज हैंडल करना, बिल्कुल इंडिया के अछूत के जैसे। एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि ये अनटचेबल कास्ट जापान में 20वीं सेंचुरी तक ऑफिशियली एग्जिस्ट करती रही। अफ्रीका के कास्ट ट्रेडिशन को देखें तो वेस्ट अफ्रीका के कुछ रीजन्स में क्रिएट्स, स्टोरी टेलर्स और म्यूजिशियंस एक कास्ट थे। माली और सेनेगल में ब्लैक स्मिथ कास्ट होती थी।
जिन्हें अलग रखा जाता था और सेनेगल के वॉलोफ लोगों के बीच स्लेव्स कास्ट जनरेशंस तक चलते रहे। दोस्तों, प्रूवेनली ये कहा जा सकता है कि कास्ट एक इंडियन इन्वेंशन नहीं थी, बल्कि ये एक ह्यूमन पैटर्न था। जहां भी पावर और रिसोर्सेज कंसंट्रेशन होती थी, वहीं हायरार्की और रिजिडिटी आ जाती थी। लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडिया में ये सिस्टम रिलीजियसली सैंक्टिफाई हो गया। सेक्रेड टेक्स्ट ने इसे गॉड गिवन ऑर्डर बना दिया और इसी वजह से ये इतना डीपली रूट कर गया। अब सवाल ये है कि रिलीजन ने कास्ट को कैसे जस्टिफाई किया। क्या हिंदुइज्म ने इसे बनाया या फिर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म भी अपने अपने तरीके से इस हायरार्की को कैरी करते रहे। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कास्ट सिस्टम एक यूनिवर्सल पैटर्न था। हर सोसाइटी ने हायरार्की बनाई, लेकिन भारत में एक अलग ही ट्विस्ट हुआ। यह हायरार्की रिलीजियसली जस्टिफाई कर दी गई और वहीं से कास्ट एक सोशल प्रैक्टिस से ज्यादा एक डिवाइन ऑर्डर बन गया। सबसे पहले हिंदू धर्म ऋग्वेद के पुरुष सूक्त ने सोसाइटी के 4 वर्ण को एक डिवाइन डिजाइन बना दिया। मतलब ब्राह्मण अगर पैदा हुआ तो वो भगवान के मुख का हिस्सा है, कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता था। मनुस्मृति ने तो इसे और ज्यादा रिजिड कर दिया। उसमें लिखा है कि अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ लीड यानी सीसा डाल देना चाहिए। इमेजिन करो, नॉलेज जिस पर सबका अधिकार होना चाहिए वो सिर्फ एक जाति की मोनोपोली बन गई। पर इंटरेस्टिंग बात यह है, कुछ हिस्टोरियंस जैसे डीडी कोसाम भी कहते हैं कि ये टैक्स एक रूलिंग एलीट ने अपनी पावर जस्टिफाई करने के लिए बनाए थे। मतलब रिलीजन एक टूल बन गया ऑपरेशन को सेक्रेड बनाने का। अब सोचो कि सिर्फ हिंदुइज्म ही नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी कास्ट लाइक डिवीजन था। मिडिल एज में चर्च ने अपनी एक अलग क्लास बनाई, क्लर्जी। ये प्रीस्ट, बिशप्स, पोप्स जो कहते थे कि सिर्फ उनके थ्रू ही आपको गॉड मिलेगा और बाकी लोग लेटी थे, उनका रूल सिर्फ फॉलो करना था। और अगर आप हेरेटिक हो, मतलब अगर आप सिस्टम को क्वेश्चन करते हो, या तो आपको जेल होगी या फिर आपको आग के हवाले कर दिया जाएगा। यानी धर्म को एक मोनोपोली बना दिया गया था एक एलीट ग्रुप के हाथ में। बात अगर इस्लाम और उसकी सोशल हायरार्कीज की करें तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है। इस्लाम वैसे तो थ्योरेटिकली इक्वालिटी का धर्म है, सब इंसान अल्लाह के सामने बराबर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में साउथ एशिया और अरब वर्ल्ड में एक हायरार्की डेवलप हुई। साउथ एशिया में मुस्लिम्स को अशरफ जो अपर क्लास थे, जिसमें सैयद, शेख, मुगल, पठान शामिल थे, इनके बारे में कहा जाता था कि ये मोहम्मद की बेटी फातिमा के वंशज हैं। और अजलफ जो लोअर क्लास थी, जिसमें आर्टिसंस, पेजेंट्स में डिवाइड किया गया था। और सबसे नीचे थे अर्जल, जिनको अनटचेबल मुस्लिम कहा जाता था। इजिप्ट के हिस्टोरियन इब्न खल्दून ने भी लिखा था कि अरब नोबिलिटी अपने लीनिएज को एक डिवाइन सुपीरियरिटी समझती थी। थ्योरी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ भी कास्ट जैसा एक सिस्टम आ गया था। अब बुद्धिज्म की बात करें तो गौतम बुद्ध ने कास्ट को ओपनली रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि एक ब्राह्मण और एक शूद्र में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इंसान के कर्म से उसकी वैल्यू तय होती है। और इसी वजह से बुद्धिज्म इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि ये ऑप्रेस्ड लोगों को एक डिग्निटी देता था। लेकिन बाद में बुद्धिस्ट संघ में भी अपनी एक हायरार्की आ गई, मॉन्क्स वर्सेस ले फॉलोअर्स, सीनियर वर्सेस जूनियर मॉन्क्स। तो अब तक हमें समझ आ गया होगा कि हर धर्म ने कहीं ना कहीं एक कास्ट लाइक ऑर्डर क्रिएट किया था, कभी खुले तौर पर तो कभी हिडन रूप में। सवाल यह है कि क्या रिलीजन इंसान की स्पिरिचुअलिटी का जरिया है या एक रूलिंग क्लास के लिए पावर का टूल? और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कास्ट एक डिवाइन ऑर्डर है तो क्या उसे तोड़ना भगवान के खिलाफ जाना है, या फिर भगवान ने कभी कास्ट बनाया ही नहीं, कास्ट तो सिर्फ इंसानों की इन्वेंशन है। अब हम देखेंगे कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने एक कास्ट सिस्टम को और ज्यादा रिजिड कर दिया, और जो सिस्टम 1000 साल तक फ्लूइड था उसे ब्रिटिश ने पेपर वर्क में कमेंट कर दिया। दोस्तों, जो कास्ट सिस्टम आज हमें इतना सॉलिड और ऑल परवेसिव लगता है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एंशिएंट और मेडिएवल इंडिया में कास्ट एक फ्लूइड आइडेंटिटी थी। एक जाति के अंदर ऊपर और नीचे जाना पॉसिबल था। ये तभी संभव था अगर आपको पावर, वेल्थ या रॉयल पैट्रोनेज मिल जाए। लेकिन फिर आए ब्रिटिश और उन्होंने कास्ट को अपने कॉलोनियल टूलकिट का हिस्सा बना दिया। दोस्तों, 1881 के सेंसस से शुरू होता है असली गेम। ब्रिटिश को चाहिए थी एक ऑर्डरली काउंटेबल सोसाइटी, और उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक इंडियन को एक जाति कैटेगरी में डाल दिया जाए।
सोचो, पहले एक ही इंसान को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग पहचान मिलती थी, लेकिन अब सेंसस ऑफिसर ने एक फॉर्म पे तुम्हें एक परमानेंट कास्ट आइडेंटिटी दे दी और ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्रुथ बन गया। सोशोलॉजिस्ट निकोलस ट्रिक्स कहते हैं, कास्ट एज वी नो इट टुडे इज लेस ए कॉलोनियल डिस्कवरी देन ए कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन। ब्रिटिश ने अपने मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस बनाए, स्कूल्स, कोर्ट्स, मिलिट्री, लेकिन एंट्री के लिए कास्ट बेस्ड फिल्टर्स यूज किए गए। आर्मी में उन्होंने मार्शल रेसेस थ्योरी लाई, सिक्स गोरखास राजपूत को वॉरियर बनाया गया और सो कॉल्ड नॉन मार्शल कास्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। स्कूल्स में ब्राह्मण्स और अपर कास्ट्स को प्रेफरेंसेस दी गई क्योंकि उन्हें नेचुरली इंटेलेक्चुअल समझा गया। लोअर कास्ट के लिए एजुकेशन सिर्फ एक ड्रीम बन गई थी। मतलब ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला डायरेक्ट कास्ट लाइन पे इम्प्लीमेंट किया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि मिशनरीज ने कास्ट को तोड़ने की कोशिश की, और ये सच भी है क्योंकि उन्होंने दलित्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके उन्हें डिग्निटी देने की कोशिश की। लेकिन आयरनी ये है कि चर्चेस के अंदर भी एक नया कास्ट हायरार्की बन गया था। अपर कास्ट क्रिश्चियंस और दलित क्रिश्चियंस यानी रिलीजन के रिफॉर्म एफर्ट्स भी कास्ट सिस्टम से बच नहीं पाए। ब्रिटिश कोर्ट्स ने कास्ट को लीगलाइज कर दिया। अगर कोई डिस्प्यूट होता था जैसे मैरिज, टेंपल एंट्री या डाइनिंग रूल्स, कोर्ट कास्ट बेस्ड प्रेसिडेंट देखकर फैसला करते थे। सोचो, जो पहले एक सोशल नेगोशिएशन होता था अब वो लीगल बाइंडिंग बन गया था, और यहीं से कास्ट एक स्टेट बैक्ड रियलिटी बन गई। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ब्रिटिश ने कास्ट बनाई थी? नहीं दोस्तों, कास्ट इंडियन सोसाइटी में पहले से ही थी, लेकिन जो चीज मैलिएबल, नेगोशिएबल और फ्लेक्सिबल थी उसे ब्रिटिश ने पेपर वर्क और ब्यूरोक्रेसी में फ्रोजन कर दिया था। आज भी जब हम रिजर्वेशन फॉर्म्स भरते हैं या सेंसस पे अपना कास्ट लिखते हैं तो वे कॉलोनियल प्रैक्टिस का कंटिन्यूएशन है। तो दोस्तों, कास्ट का एक और डायमेंशंस यहाँ सामने आता है। पहले धर्म ने इसे डिवाइन ऑर्डर बनाया और अब कॉलोनियल रूल ने इसे ऑफिशियल आइडेंटिटी बना दिया। सवाल ये है कि क्या कास्ट के बिना ब्रिटिश इंडिया को गवर्न कर ही नहीं सकते थे, या उन्होंने जानबूझकर इस फ्रैक्चर को डीपेन किया ताकि भारत कभी यूनाइटेड ना हो पाए? और अगर कास्ट एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन भी है तो आज 75 साल के इंडिपेंडेंस के बाद भी हम उसी कॉलोनियल कास्ट बॉक्सेस में क्यों जी रहे हैं? अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और मॉडर्न वर्ल्ड की, जहां कास्ट को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कास्ट को पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन ने नए रंग दे दिए। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। सबने सोचा कि अब कास्ट की बंदिशें खत्म हो जाएंगी क्योंकि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और नए लीडर्स इक्वालिटी की कसम खा रहे थे। लेकिन क्या कास्ट खत्म हुई या फिर उसने एक नया रूप ले लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो खुद एक दलित थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उन्होंने एक क्लियर स्टैंड दिया, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। आर्टिकल 15 में कहा गया, स्टेट्स शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। संविधान का आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन करता है, लेकिन अंबेडकर जानते थे कि केवल कानूनी रूप से कास्ट को खत्म करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कास्ट लोगों के दिमाग और समाज की आदतों में बसा हुआ है। इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम प्रपोज किया, जहां शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एजुकेशन और जॉब्स में स्पेशल सीट दी गई। रिजर्वेशन एक तरह से सोशल जस्टिस का टूल था, जिससे सेंचुरीज के अवेशंस को थोड़ा बैलेंस किया जा सके। लेकिन सवाल ये था कि ये सिस्टम आखिर कितने दिन तक चलेगा? अंबेडकर ने खुद कहा था, रिजर्वेशन एक टेम्परेरी मेजर होगा, 10 साल के लिए। पर आज 75 साल बाद भी रिजर्वेशन चल रहा है। इसमें और भी कई कैटेगरीज ऐड हो गई हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जैसी। अब सवाल ये है कि क्या रिजर्वेशन कास्ट खत्म कर रहा है या कास्ट को और स्ट्रांगली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा बना रहा है? इंडिपेंडेंस इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, कास्ट एज ए वोट बैंक। पॉलिटिकल पार्टी समझ गई कि कास्ट एक रेडीमेड ग्रुप आइडेंटिटी है। अगर आप एक कास्ट को अपीज कर लो तो पूरा वोट बैंक तुम्हारे साथ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉलिटिक्स को देखो, यादव, दलित, ब्राह्मण सब अपने अपने नेता के पीछे अलाइन होते हैं। तमिलनाडु में द्रविडियंस मूवमेंट ने ब्राह्मण डोमिनेंस को चैलेंज करके एक नई एंटी कास्ट पॉलिटिक्स बनाई। लेकिन कास्ट को तोड़ने के लिए जो पॉलिटिक्स बनी थी वो आज कास्ट को और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर रही है। और सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं,
ग्राउंड लेवल पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी रियल है। दलित वेडिंग्स में बारात को अपर कास्ट गली से निकलने नहीं दिया जाता। दलित स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में डिप्रेशन और सुसाइड के केस फेस करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज अभी भी ऑनर किलिंग तक ले जाती है। हर साल एनसीआरबी का डेटा दिखाता है कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज का ग्राफ कम नहीं हो रहा है। सोचो, एक तरफ हम मार्स मिशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने अपर कास्ट का कुआ यूज कर लिया था। लेकिन क्या कास्ट सिर्फ इंडिया का इशू है? बिल्कुल नहीं। साउथ एशिया डायस्पोरा, यूएसए, यूके, कनाडा, यहाँ भी कास्ट बेस्ड नेटवर्क्स और डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट होते हैं। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज में दलित स्टूडेंट्स के केसेस सामने आए हैं। कैलिफोर्निया में तो अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक लीगल कैटेगरी बनाया गया है, जहां कंपनीज कास्टिज्म के अगेंस्ट पॉलिसी बनाने को मजबूर हो गई हैं। मतलब कास्ट अब एक ग्लोबल एक्सपोर्ट बन चुका है। अब सवाल यह है कि कास्ट को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन और लॉज बनाए गए, लेकिन आज कास्ट और ज्यादा विजिबल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन चुकी है। तो क्या कास्ट सिस्टम इमोर्टल है या फिर एक ऐसी जनरेशन आएगी जो कास्ट को सिर्फ एक हिस्ट्री चैप्टर की तरह देखेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कास्ट के बिना इंडियन पॉलिटिक्स कोलैप्स हो जाए तो क्या लीडर्स कभी कास्ट को सच में खत्म होने देंगे? अब हम देखेंगे इसके फिलोसॉफिकल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को। कास्ट इंसानियत के लिए एक कर्स है या फिर एक लर्निंग पॉइंट जिसे दुनिया को समझना चाहिए? दोस्तों, ये कास्ट की कहानी जो हमने देखी, ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि ये कहानी इंसानियत की कहानी है। और ये कहानी एक बड़े ट्रुथ की तरफ इशारा करती है। हम इंसान अपने नेचर में हायरार्की बनाते हैं। सोचो, यूरोप में फ्यूडलिज्म था, लॉर्ड वेसल सर्फ। जापान में समुराई और पेसेंट डिवाइड था। चाइना में स्कॉलर जेंट्री और मीन पीपल कैटेगरी थी। अफ्रीका के कुछ रीजन्स में स्लेव्स और फ्री पीपल के अलग कास्ट लाइक ग्रुप्स थे। और अमेरिका में तो पूरा स्लेवरी सिस्टम एक कास्ट सिस्टम की तरह फंक्शन करता था, जहां ब्लैक लोग एक परमानेंट इंफीरियर क्लास बनाए गए थे। डॉक्टर इसाबेल विल्करसन अपनी बुक कास्ट द ओरिजिन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लिखती हैं, रेस इन अमेरिका इज द विजिबल स्किन ऑफ कास्ट, कास्ट इज द वोन्स। मतलब कास्ट एक सिर्फ इंडियन रियलिटी नहीं थी, ये इंसानियत का डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सवाल है, व्हाई डू ह्यूमंस क्रिएट कास्ट? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इंसान को सिक्योरिटी चाहिए होती है और सिक्योरिटी के लिए वो ग्रुप्स बनाता है, इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप्स। वॉइस हर जगह मिलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। कास्ट एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है, इसी इंस्टिंक्ट का एक सोशल सॉफ्टवेयर जो हम खुद लिखते हैं और फिर उसके गुलाम बन जाते हैं। फिलोसोफर्स कहते हैं कास्ट हमेशा इंसान के दिमाग के दो इंस्टिंक्ट्स के बीच एक स्ट्रगल है। पहली इंस्टिंक्ट है यूनिटी, यानी सबको एक समझना, और दूसरी इंस्टिंक्ट है डिवीजन, यानी खुद को अलग और सुपीरियर समझना। रिलीजन, पॉलिटिक्स, कॉलोनियलिज्म, सब ने अपने हिसाब से कास्ट को या तो जस्टिफाई किया या तोड़ने की कोशिश की। अब सवाल है, क्या कास्ट खत्म हो सकती है? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं हाँ, एजुकेशन, इंटरकास्ट मैरिज, ग्लोबल एक्सपोजर सब कास्ट को डाइल्यूट कर रहे हैं। आज की यंग जनरेशन अपनी कास्ट को प्राउडली डिस्प्ले नहीं करती, वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल, प्रोफेशन या पैशन से अपनी आइडेंटिटी बनाती है। लेकिन रियलिस्ट्स कहते हैं कास्ट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक पावर और प्रिविलेज अनइक्वल है, क्योंकि जैसे ही एक ग्रुप के पास एडवांटेज होता है वो उस एडवांटेज को डिवाइन या नेचुरल बना देता है। दोस्तों, कास्ट एक आईना है। ये आईना दिखाता है कि इंसान कितना सिविलाइज्ड हुआ है और कितना अपने पुराने इंस्टिंक्ट्स का प्रिजनर है। कास्ट एक कर्स भी है जो इंसानियत को तोड़ता है, और कास्ट एक लेसन भी है कि हमें अपनी फ्यूचर सोसाइटीज कैसे डिजाइन करनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कास्ट सिस्टम एक दिन हिस्ट्री के म्यूजियम का चैप्टर बन जाएगा या फिर कास्ट इंसान के साथ इवॉल्व होके नए फॉर्म्स में जिंदा रहेगा? अगर आपको लगता है कि कास्ट को खत्म करना इंसानियत का सबसे बड़ा चैलेंज है तो कमेंट करके अपनी सोच जरूर बताएं।